नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राजनीति विज्ञान में अंतःशास्त्रीय उपागम की चर्चा करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील रहते हुए वो बहुत सी गतिविधियां करता है। उसके जीवन में आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सामाजिक अनेक पहलू होते हैं। समाज विज्ञानों के अध्ययन का विषय यही मानव समुदाय और समाज है। क्योंकि मानव के सामाजिक जीवन के ये पहलू एक दूसरे से अलग नहीं हैं बल्कि जुड़े हुए हैं, इसलिए तमाम समाजशास्त्र भी एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए होते हैं। राजनीति विज्ञान इन समस्त सामाजिक विज्ञानों में से केवल एक विषय है। इसका अध्ययन क्षेत्र राजनीति से या राज्य से संबंधित माना जाता है, किंतु अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी यह किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। 18वीं शताब्दी से पहले वे अलग अलग समाज विज्ञान नहीं थे। समाज का तमाम अध्ययन दर्शन से जुड़ा हुआ था, किंतु 18वीं शताब्दी में ही फिशियोक्रेट्स तथा एडम स्मिथ ने राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र समाज विज्ञान में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। इसी प्रकार 18वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न समाज विज्ञानों को स्थापित करने की कोशिश की गई। 19वीं शताब्दी में इस प्रक्रिया के विरोध में आवाज़ें भी उठी, लेकिन समाजशास्त्र के जन्मदाता कहे जाने वाले ऑगस्ट कॉम्टे ने इस बात पर जोर दिया कि तमाम सामाजिक घटनाएं मूल रूप से परस्पर जुड़ी हुई हैं। किसी एक सामाजिक घटना या समाज के पहलू का अलग से अध्ययन करने को उन्होंने बेकार माना। 19वीं शताब्दी में ही कार्ल मार्क्स ने इस बात का विरोध किया कि सामाजिक घटनाओं का अलग अलग अध्ययन किया जा सकता है। सामाजिक घटनाएं एक दूसरे पर आधारित रहती हैं तथा एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। अतः मार्क्स तमाम समाज विज्ञानों की एकता पर बल देता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक समाज विज्ञान के स्थान पर अनेक समाज विज्ञानों की स्थापना को महत्व दिया गया। सामाजिक संगठन की जटिलता को देखते हुए समाज विज्ञानों को विभिन्न विषयों में बांटने का अनुमोदन किया गया। समाज की जटिलता को देखते हुए किसी एक समाज विज्ञान के द्वारा तमाम तथ्यों का अध्ययन नहीं किया जा सकता, इसलिए समाज विज्ञानों के अनेक भाग किए गए जिससे सामाजिक अनुसंधान का काम आसानी से हो सके। दूसरे विश्व युद्ध के बाद समाज वैज्ञानिकों के अध्ययनों में एक नई दिशा हमें उभर कर देखने को मिली और वो थी अंतःशास्त्रीय अध्ययन पद्धति। कि प्रत्येक समाज विज्ञान का केंद्रीय विषय यानी कि उसका विशिष्ट अध्ययन विषय अलग अलग होते हुए भी सभी समाज विज्ञान मानव का समाज में अध्ययन करते हैं, यानी एक विशेष समाज संबंधी विषय का अध्ययन करने वाले अध्येता दूसरे अन्य विषयों के अध्ययन करने वालों से तालमेल बनाए रखते हैं। विभिन्न समाज विज्ञानों में व्यवहारवाद के जन्म के बाद यह बात अधिक स्पष्ट हो गई कि तमाम समाज विज्ञानों का अलग अलग अध्ययन नहीं बल्कि अंतःशास्त्रीय अध्ययन होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि वर्तमान समय में जब से व्यवहारवाद आया तब से ये बात होने लगी कि मनुष्य का हमें अध्ययन करना है तो उसे समझने के लिए हमें समस्त जो समाज विज्ञान है जहाँ मनुष्य व्यवहार करता है उन सारी समाज विज्ञानों का हमें मिलकर जोड़कर अध्ययन करना चाहिए। एक दूसरे से वो अंतर्निर्भर हैं, अकेले में उसे नहीं समझा जा सकता। तो अंतःशास्त्रीय उपागम का ये जो तात्पर्य है कि अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण जो विभिन्न विषयों में आंतरिक संबंधों के लक्षण पर जोर देता है। अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार जब कोई समाज विज्ञान अपने विषय के अध्ययन के लिए अन्य समाज विज्ञानों की सहायता लेता है तो वह उसकी अवधारणाओं, उसकी पद्धतियों, विषय वस्तु आदि की भी सहायता लेता है।
ये सहायता उधार के रूप में नहीं ली जाती, बल्कि उसे समझकर आत्मसात किया जाता है ताकि सही परिणामों पर पहुंचा जा सके। इससे अभिप्राय है कि विषय वस्तु एवं तकनीकों को अन्य विषयों से अपने विषय में स्थानांतरित करना। उदाहरण के लिए, जब कोई राजनीति विज्ञान भारत में बोडोलैंड, तेलंगाना, विदर्भ जैसे राज्यों की मांग के कारणों का विश्लेषण करता है तो आर्थिक असंतुलन, आर्थिक विषमता को प्रमुख कारण मानते हुए अर्थशास्त्र के तथ्यों, आंकड़ों को ग्रहण करता है, तो वह राज्य पुनर्गठन की मांग को सही और व्यापक परिप्रेक्ष्य में किसी विषय या विज्ञान का अन्वेषण करता है। तो यह अत्यधिक लाभदायक होगा कि हम उस विषय का या उस विज्ञान का अन्य विषयों या विज्ञानों से संबंध मालूम करें और फिर जानने का प्रयत्न करें कि उस विषय का अन्य विषयों से क्या लिया है, उसमें स्वयं अन्य विषयों को क्या दिया है, यानी अंतर संबंध, एक विषय का दूसरे विषय से अंतर संबंध। आजकल राजनीति विज्ञान को एक अनुभविक विज्ञान यानी इंपीरियल साइंस के रूप में स्थापित करने की चेष्टा की गई है। आजकल राजनीति के अध्ययन में संस्थाओं जैसे राज्य, सरकार, सरकार के अंग आदि को महत्व न देकर मानव समूह, संस्थाओं के व्यवहार को अध्ययन का केंद्रीय विषय माना जाता है। मानव का सामाजिक व्यवहार केवल राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित नहीं होता है, बल्कि उसके आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक कारण भी होते हैं। इसलिए मानव के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए राजनीति की अध्ययन विधि को अंतःशास्त्रीय बनाना आवश्यक है। केवल राजनीतिक दृष्टि से मानव के संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हमने अंतःशास्त्रीय उपागम का अर्थ समझने का प्रयास किया कि राजनीति विज्ञान या अन्य जो समाज विज्ञान है उन सब में अंतर संबंध है, और हमें किसी एक विषय को समझने के लिए हमें दूसरे विषय को से का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे उसकी अध्ययन की विषय हो, चाहे उसकी पद्धति हो, उनकी व्याख्या का तरीका हो, तो सबका हमें सहारा, क्योंकि एक पे इफेक्ट दूसरे पे भी इफेक्ट डालता है। अब हम बात करते हैं अंतःशास्त्रीय उपागम की जो विकास की प्रमुख धाराएं क्या रही, कि राजनीति विज्ञान के इतिहास में अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण की 3 धाराएं हम के रूप में हम यहाँ अध्ययन करेंगे: परंपरावादी, व्यवहारवादी और मार्क्सवादी। क्लासिकल, बिहेवियरल और मार्क्सिस्ट, इन 3 धाराओं के आधार पर हम अंतःशास्त्रीय उपागम को समझने का प्रयास करेंगे। पहला है परंपरावादी दृष्टिकोण। परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतःशास्त्रीय धारणा का अभिप्राय किसी विषय विशेष को अन्य विषयों के तथ्यों, तकनीकों, उपलब्धियों तथा परिणामों की सहायता से समृद्ध तथा विकसित करने का व्यवस्थित प्रयत्न करना चाहिए। इस समृद्धि का ध्येय अन्य विषयों को आत्मसात करना है, उन्हें आलोचनात्मक दृष्टि से अपनाना और उनके स्रोतों तथा लेखकों के प्रति खुले दिन से कृतज्ञता व्यक्त करना है, कि खुलेपन से, खुले मन से उनके प्रति एक अपना आभार व्यक्त करना है। उदाहरण के लिए, यदि एक राजनीतिक वैज्ञानिक राजनीतिक अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र के तरीकों को अपनाता है, तो वह अर्थशास्त्र के किसी एक तकनीक को राजनीति शास्त्र में अंतरित करता है। वर्तमान राजनीतिक सिद्धांतों में प्रयुक्त होने वाली कई धारणाएं, जैसे कि उसका रोल क्या है, उसकी संस्कृति, कल्चर क्या है, उसका सोशलाइजेशन क्या है, तो आदि समाजशास्त्र की प्रमुख धारणाओं के उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। तो इस तरह ऑस्टिन का संप्रभुता का जो सिद्धांत था, विधि शास्त्र की प्रमुख धारणा थी, लेकिन इसे राजनीति शास्त्र ने अपना लिया। प्रचलित ज्ञान को नए व्यवस्थित सूत्र में बांधने का प्रयास कई दार्शनिकों ने किया, जैसे अरस्तु, सेंट टॉमस, होब्स, ईगल, एंगल्स, राइखन बैक, व्हाइटहेड, रसेल, इनके नाम हम ले सकते हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण में 1880 तक राजनीति शास्त्र का अलग अस्तित्व नहीं था। यह दर्शन शास्त्र, इतिहास, कानून, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र जैसे विषयों की परिधि में आता था। यानी कि राजनीतिक दर्शन होता था, उसमें इतिहास भी आता था, कानून भी आता था, धर्मशास्त्र भी आता था। अरस्तु का राजनीतिक अध्ययन उतना ही अंतर विषयक है जितना कि आधुनिक युग में चार्ल्स मेरियम का है। अंतर केवल इतना है
कि जहाँ अरस्तु ने राजनीति को जीव शास्त्र, नैतिकता, तर्क शास्त्र से जोड़ा, वहीं चार्ल्स मेरियम ने उसे राजनीति को मनोविज्ञान, मनोवेग विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों के साथ जोड़ा। सेंट अगस्टाइन और सेंट थॉमस की रचनाओं में राजनीति शास्त्र को धर्म और नैतिकता के साथ जोड़कर देखा गया, तो हीगल ने राजनीति को दर्शन शास्त्र के साथ जोड़ा और मार्क्स ने इसे अर्थशास्त्र के अंग के रूप में देखा। तो यह है परंपरागत दृष्टिकोण। दूसरा है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। अंतरशास्त्रीय दृष्टिकोण की अनुभववादी धारणा अमेरिकी राजनीति विज्ञान की जो विभिन्न शाखाओं में जैसे व्यवहारवाद, व्यवस्था विश्लेषण, सिस्टम थ्योरी में देखने को हमें मिलती है, जिसके मानने वाले विद्वान हैं चार्ल्स मेरियम, लासवेल, सार्टोरी, ग्रीनस्टोन जैसे राजनीतिक वैज्ञानिकों, आस्लो जैसे अर्थशास्त्री तथा गियर जैसे समाजशास्त्रियों की रचनाओं में अंतर विषय को अध्ययन दृष्टि की झलक हमें देखने को मिलती है। वैज्ञानिक राजनीति क्लासिक की धारणा की अपेक्षा इस धारणा के साथ अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है, जैसे कि अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र में विधि, तर्क, प्रतिमानों आदि में समानता पर ये बल देते हैं और विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के स्थान पर एक समाज विज्ञान की ये बात निर्माण की बात ये करते हैं। जैसे अर्थशास्त्र का केंद्रीय बिंदु धन है, राजनीति शास्त्र का केंद्रीय बिंदु शक्ति और राजनीतिक व्यवस्था है, तो समाजशास्त्र का केंद्रीय बिंदु परिवार, चर्च, समूह तथा वर्ग जैसे सामाजिक अनुचर हैं। इन सभी विषयों की अध्ययन विधि समान है, जैसे वैज्ञानिक विधि कहा जाता है, पर इस पर लागू किया जाने वाला तर्क समान है, जिसमें परिमाणम जो उसका परिमाण जो निकलेगा, आगमन, निगमन, उसकी उत्पत्ति, अन्य प्रकार के सत्यापनित तर्कों का इसमें उपयोग किया जाता है। इसके प्रतिमान भी समान हैं, जिन्हें ज्ञान तथा मूल्यांकन की प्रतिमानों के विपरीत व्याख्या के प्रतिमान कहा जा सकता है। अनुभववादी धारणा के परिवर्तन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की स्थापना पर एक समाज विज्ञान की स्थापना के इच्छुक हैं। इनका ये मानना है कि केवल सुविधा, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, निपुणता के लिए विभाजित किए गए हैं, इसलिए विभिन्न समाज विज्ञानों के अध्ययन के लिए समान विधियों तथा प्रतिमानों का प्रयोग करें और उनका ज्ञान भंडार आसानी से एक दूसरे में स्थानांतरित करके उसका लाभ हमें लेना चाहिए। तीसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अंतरशास्त्रीय दृष्टिकोणों में मार्क्सवादी जो धारणा है वो जीवी प्लेखनोक की पुस्तक द डेवलपमेंट ऑफ द मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ हिस्ट्री में देखने को हमें मिलती है। मार्क्सवाद के अंतर्गत ऐतिहासिक भौतिकवाद की धारणा भी अंतर्विषयक दृष्टिकोण पर आधारित है। मार्क्सवादी चिंतन के अनुसार मानवीय इतिहास प्रगतिशील, द्वंद्वात्मक और एकताबद्ध प्रक्रिया का ही एक रूप है। इतिहास के विभिन्न तत्व राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति, ये सभी तत्व मानवीय इतिहास के ही अंग के रूप में हमें समझना होगा। इन सभी अंगों में अर्थव्यवस्था की भूमिका अन्य अंगों के मुकाबले ज़्यादा होती है। मार्क्स मानव इतिहास की उत्पादन प्रणाली को मानता है कि उत्पादन प्रणाली में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है। तो मार्क्सवाद के अनुसार उत्पादन की प्रमुख प्रणालियां आदिम युग में दास समाज में, सामंतवाद में, पूंजीवाद में और समाजवाद में अलग अलग तरीके की रही। किसी विशेष ऐतिहासिक अवस्था में कोई विशेष उत्पादन प्रणाली हमेशा प्रधान रहती है और उत्पादन प्रणाली में के ढांचे में परिवर्तन होता है तो सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है, जिसके ऊपर कानून, दर्शन शास्त्र, राज्य व्यवस्था, नैतिकता, समाज, संस्कृति ये उसका आवरण बन जाते हैं। तो मार्क्स का ये मानना है कि जब भी आर्थिक उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होगा तो उसके ऊपरी ढांचे में भी परिवर्तन होगा। मार्क्स मानता है कि इतिहास में उत्पादन की प्रणालियों में लगातार सुधार होता है, उससे मानव समाज के प्रसंग में इतिहास की भूमिका भी एक तरह से गतिशील है, प्रगतिशील है। इतिहास बिखरी हुई घटनाओं का ढेर नहीं है, बल्कि आर्थिक उत्पादन की प्रणालियों में क्रमबद्ध प्रगतिशीलता और एकता का प्रतीक है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं, मार्क्सवादी दृष्टिकोण आर्थिक इतिहास को ऐसे आधारभूत विषय मानता है जो इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, विधि शास्त्र, नीति शास्त्र, समाजशास्त्र में घनिष्ठता और एकता स्थापित
करता है। तो मार्क्स ने उत्पादन को, अर्थ को महत्वपूर्ण माना, उसी से समाज में परिवर्तन होता है। अब हम बात करते हैं अंतःशास्त्रीय उपागमों में राजनीति विज्ञान का कैसे वो हुआ, विकास हुआ, तो उसकी हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो राजनीति के अध्ययन के लिए अन्य विषयों से सहयोग लेने की प्रवृत्ति प्राचीन समय से चली आ रही है। प्लेटो को हम राजनीतिक विचारक यानी कि जनक के रूप में हम जानते हैं, परंतु उसने एक आदर्श राज्य की कामना करने की जितनी उत्कृष्टता थी, उससे ज़्यादा परिवार, शिक्षा को संगठित करने की लालसा थी। उसके ग्रंथ तो धर्म, जिम्नास्टिक यानी कि शारीरिक प्रशिक्षण, उत्पादन प्रक्रियाओं का विस्तृत उल्लेख हमें देखने को मिलता है। उसके जो शिष्य थे अरस्तु ने राजनीतिक विषयों की तो चर्चा की ही, परंतु उससे यह समझने का भी प्रयत्न किया कि धन के असमान वितरण से राज्य के स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ता है। जॉन लॉक, हीगल, मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने भी केवल राजनीति तक ही अपने को सीमित न रखकर नीति शास्त्र की गहराइयों को छूने की कोशिश की। कार्ल मार्क्स तथा एंजेल्स ने राजनीतिक विषयों की चर्चा करते हुए समाजशास्त्र, वर्ग संरचना, औद्योगिक विकास को अपने अध्ययन का आधार माना। तो कार्ल मार्क्स और ऑगस्ट काम्टे जैसे विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक समाज विज्ञान के प्रतिमान अलग अलग होते हैं और उनकी प्रणालियां भी अलग अलग होती हैं। उनका आग्रह इस बात पर था कि सभी समाजशास्त्र समाज में मानव का अध्ययन करते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के पूरक हैं। वे मिलकर सामाजिक संपूर्णता, सोशल होल्स का निर्माण करते हैं। 19वीं शताब्दी में के अंत तक, जब तक ज्ञान की विभिन्न शाखाएं अलग अलग शास्त्रों में विभाजित नहीं हुई थी, उनमें काफ़ी समायोजन था। आधुनिक अर्थों में राजनीति विज्ञान का प्रारंभ काफ़ी देर से हुआ। 1890 में जब कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान संकाय खोला गया, तो उसमें अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, मानवशास्त्र, सांख्यिकी, सार्वजनिक विधि और प्रशासन के विभागों भी उसमें सम्मिलित किए गए। ज्ञान की अन्य शाखाओं से अलग हो जाने और स्वतंत्र विषयों का केंद्र बनाकर अपना अपना संगठन कर लेने के बाद भी उनके जो अध्येता राजनीतिक अध्ययन में निरंतर रुचि रखते थे। मैक्स वेबर, रॉबर्ट मिचलिस, विल्फ्रेड पेरेटो, एमिलो दुर्कहाइम समाजशास्त्री अध्ययन के एक अंग के रूप में राजनीतिक विश्लेषण में रुचि रखते, ये सारे समाजशास्त्री हैं। 1908 में ग्राहम वालास की एक पुस्तक आई, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। आर्थर बेंटले की एक कृति द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट प्रकाशित हुई। उन्होंने राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए मनोविज्ञान और लोगों के वास्तविक आचरण का सहारा लिया। बेंटले ने अपनी कृति में सामाजिक संगठन पर बल दिया। उसका चिंतन काफ़ी सीमा तक समाजशास्त्र का ऋणी है। उसने दबाव गुटों, राजनीतिक दलों, चुनावों, जनमत के अध्ययन पर विशेष बल दिया। लेजाफील्ड ने, जिसे हम राजनीतिक समाजशास्त्री कहते हैं, अमेरिका के चुनाव संबंधी अध्ययनों का विकास किया। अन्य राजनीतिक समाजशास्त्रियों में मैक्स वेबर, रॉबर्ट मिचलिस द्वारा विकसित अधिकारी तंत्र संबंधी रचनाओं की विश्लेषण की पद्धतियों को अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के अध्ययन में प्रयोग किया जाने लगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतरशास्त्रीय उपागम के विकास में अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों, विशेषकर शिकागो स्कूल के राजनीतिक वैज्ञानिकों का मुख्य योगदान रहा, जिनमें कैटलिन, चार्ल्स मेरियम, गॉस्नेल, लासवेल, डेविड स्टर्न, स्टुअर्ट राइट, वीओके जूनियर आदि अनुभववादी प्रमाणों के आधार पर अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन की बात ये करते हैं। डेविड स्टर्न के शब्दों में हमें अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि सारा सामाजिक जीवन एक दूसरे पर निर्भर है और सामाजिक जीवन के किसी एक समूह यानी कि समाज विज्ञान को उसके विशेष अध्ययन के लिए संपूर्ण से अलग करना अस्वाभाविक है। तो इस तरह से हमने बात की कि राजनीति विज्ञान में अंतरशास्त्रीय उपागम का कैसे विकास हुआ। अब बात आती है अंतरशास्त्रीय उपागम में चार्ल्स मेरियम का क्या योगदान है। 1921 में अमेरिकी पॉलिटिकल साइंस रिव्यू में प्रकाशित अपने शोध निबंध में चार्ल्स मेरियम ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन हेतु अंतरशास्त्रीय उपागम अपनाने का
समर्थन किया था। चार्ल्स मेरियम ने कहा कि राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, भूगोल, मानव विज्ञान, जीव शास्त्र और सांख्यिकी के द्वारा आविष्कृत प्रविधियों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के तत्वावधान में राजनीति विज्ञान में शोध की परिष्कृत तकनीकों का विकास की दृष्टि से राजनीतिक अनुसंधान समिति तथा राजनीति विज्ञान राष्ट्रीय महासभा का गठन किया गया। आगे चलकर समाज विज्ञानों के एकीकरण को प्रोत्साहित करने तथा वैज्ञानिक सामाजिक शोध को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से सामाजिक विज्ञान शोध परिषद की स्थापना की गई, जिसके प्रथम चेयरमैन चार्ल्स मेरियम ही थे। उनके नेतृत्व में समाज विज्ञान शोध परिषद सामाजिक विज्ञानों में शोध की अग्रणी संस्था रही और मेरियम ने राजनीति विज्ञान में अंतःशास्त्रीय और वैज्ञानिक रूप से प्रचार करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति के अध्ययनों में मानव विज्ञान, जो मानव का जो ज्ञान है, उन सभी प्रगतियों से उसका विकास पिछली कुछ पीढ़ियों से सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों में, जिनमें जैसे ज्योमिति शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, जीव शास्त्र है, बाद में के दिनों में मनोविज्ञान में भी इसका लाभ हमने लिया। तो ऐतिहासिक प्रगति में से मनोविज्ञानवादी व्यवहारवाद की ओर बढ़ने की मेरियम की जो प्रवृत्ति उस समय के राजनीति शास्त्रियों के चिंतन की एक सामान्य प्रवृत्ति बन गई। तो इसलिए हम कहते हैं चार्ल्स मेरियम का अंतःशास्त्रीय उपागम में काफ़ी योगदान है। अब हम बात करेंगे कि अंतःशास्त्रीय उपागम के लक्षण क्या हैं। इतिहास, विधि शास्त्र, जो हमने पिछले अभी आपको अर्थ, उसके विकास के चरण, उसके जो 3 आपकी उसके वो विधियाँ बताई, उसी के आधार पर हम इनके लक्षण बताएंगे। इतिहास, विधि शास्त्र, दर्शन शास्त्र पर अपनी निर्भरता कम करते हुए राजनीति विज्ञान को नए उदीयमान सामाजिक विज्ञानों यथा मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और सांख्यिकी में हुए नवीन विकासों से अधिक ग्रहण कर अपनी विषय वस्तु को समृद्ध करना चाहिए। दूसरा, राजनीति विज्ञान का अध्ययन अकेले में और अलग अलग करने की बजाय समाज विज्ञान के अन्य विषयों के संदर्भ में व उसके साथ मिलजुल कर करना चाहिए। यह भिन्न भिन्न समाज विज्ञान के स्थान पर एक ही समाज विज्ञान की स्थापना पर जोर देता है। यह सभी समाज विज्ञानों की केंद्रीय और प्रमुख विषय वस्तु को भिन्न भिन्न मानता है। जैसे यह स्वीकार करता है कि अर्थशास्त्र का केंद्रीय विषय धन है, राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय शक्ति है, तो समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय समूह है। इसका यह भी मानना है कि सभी समाज विज्ञानों के अध्ययन पद्धति एक ही है, अर्थात सभी समाज विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं, सभी मूल्य निरपेक्ष और तटस्थ हैं। चौथा लक्षण है, राजनीति विज्ञान को शोध सामग्री के प्रेक्षण, वर्गीकरण और मापन में अधिक सूक्ष्म तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। स्टैटिक्स एवं परिमाणात्मक निरूपकों के प्रयोग पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान को व्यवहारवादी विज्ञानों के रूप में देखना राजनीति विज्ञान की अन्य समाज विज्ञानों के साथ एकता पर बल देने की बात करता है। छठा है, यह उपागम राजनीतिक विश्लेषण पर जोर देता है। यह संस्थागत अध्ययन के स्थान पर प्रक्रियाओं के अध्ययन पर जोर देता है। यह राज्य, सरकार, संविधान आदि के अध्ययन के स्थान पर राजनीतिक व्यवहार, मतदान व्यवहार, दबाव तथा हित समूह आदि के अध्ययन पर जोर देता है। तो दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षेप में हम समझ सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक राजनीतिक शास्त्रियों ने राजनीतिक विश्लेषण में राजनीतिक समाजशास्त्र, मनोविज्ञान में विकसित किए गए सिद्धांतिक और तकनीकों का उपयोग किया, उनको आत्मसात किया। चुनाव संबंधी व्यवहार, राजनीतिक विश्वासों, अभिवृत्तियों के अध्ययन अनुसंधान में अपना विषय बनाया। जब समाजशास्त्रीय, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक संकल्पनाएं राजनीति विकास को समझने में अपर्याप्त होने लगी तो आर्थिक सिद्धांत, गणित और सांख्यिकी प्रारूपों का अधिक जोर दिया जाने लगा। तो ये हमने अंतःशास्त्रीय उपागम के बारे में अब बात की। अगली क्लास में बात करेंगे कि राजनीति विज्ञान और अन्य समाज विज्ञान में अंतरक्रिया क्या है।